मेरे साथ मुझे नजम वली खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। नजम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ साथ में ज्वाइन किया माजिद निज़ामी साहब ने, आप भी सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हैं। असदुल्ला खान साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, आपका भी शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब आपका भी शुक्रिया। नजम साहब सर आप ही फरमाइएगा कि बिजली की कीमतों में कमी के बाद ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को कुछ एतमाद मिला है, जिस तरह से हम कहते हैं कि इनिंग के दरमियान ड्रिंक ब्रेक हो जाए या अगर कुछ अच्छी शॉट्स लग रही हो, गेंद बैट के ऊपर आ रहा हो, तो बैट्समैन पूरा एतमाद हो जाता है कि मैं बड़े रन के लिए जा रहा हूँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत का एतमाद बहाल हुआ है, हुकूमत एतमाद में आई है और हुकूमत अब अपोजिशन से लेके मुल्की मसाइल तक तमाम लोगों को थोड़ा सा एग्रेसिवली खेलेगी, या जो है वो इसी तरीके से टुक टुक की पॉलिसी के साथ सेंचुरी होती रहेगी? क्या आने वाले दिनों में आपको लग रहा है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का सियासत करने का और हुकूमत करने का एक ख़ास तरीक़ाकार है, और वो हमेशा से जिन चीज़ों की तरफ ख़ास तवज्जो देते हैं वो आप ये समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, या वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो अपना मुकदमा और अपना केस बिल्ड कर सकें। वो कभी भी बड़कबाजी पे या गाली गलोच पे, आप या नवाज शरीफ को देख लीजिए, हमेशा जब भी बात करते हैं इमरान खान साहब करके करते हैं, या आप शहबाज शरीफ थोड़ी सी जोशीली तकरीर ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका भी सियासत का अपना एक तरीक़ाकार है। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की बात कर लें आप, या इस पूरी इत्तेहादी हुकूमत की बात कर लें, तो इनका असल एतमाद जो है वो उस वक़्त बना था जिस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक फ़ाइनल कॉल दी गई थी, और जिस वक़्त बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहाँ से फ़रार हुए थे, उस वक़्त एक बड़ा एतमाद बना था। और उसके बाद से लेकर अगर हम सिर्फ बिजली की कीमतों को कम होना को देखें, तो इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी। पाकिस्तान जो है, जब डिफ़ॉल्ट करने की बात की जा रही थी और IMF के सामने मुजाहरे हो रहे थे, उस वक़्त एक बड़ा एतमाद बना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर जो कोशिशों के बावजूद, लॉबिंग फर्म्स हायर करने के बावजूद, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुजाहरों में लाने के बावजूद, पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज जो मिल रहा था उसको नहीं रोक सकी थी। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, अब ये देखिए ना, मेरा नहीं ख्याल था कि 1 लाख की नफसियाती हद जो है वो इतनी जल्दी अबूर हो जाएगी, और इस वक्त भी कोई 1,18,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस वक़्त बना था। फिर शरह सूद को आप देखिए, जब 23%, 22% पे थी, वो 12% पर लेकर आए, और उस वक़्त भी एतमाद बना। जब ये कह रहे थे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी तो सारे के सारे PTI के साथ हैं, तो PTI के साथ होते तो रेमिटेंसीज के हवाले से जब हुकूमत ने सख्त इक़दामात किए और जो तब्दीली आई, और उसमें इस वक्त हम कोई 33-34% इजाफे के साथ बैठे में हैं, तो वो कॉल तो फिर मरवत साहब के मुताबिक बढ़ गई। तो वो ये तमाम चीज़ें जो हैं हुकूमत को एतमाद देती हैं, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि पंजाब में काम करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा करीब से उनको देखने का मौका मिला, तो वो जिस तरह स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो वो तेज़ी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद अपॉर्चुनिटीज जो हैं महदूद होती चली जाएंगी। लेकिन नजम साहब, ये एतमाद की बहाली का सिलसिला अब रहेगा, या कुछ अरसे बाद जो है वो कोई तहरीक चलेगी, या कोई एहतजाज शुरू होगा, या फिर कोई टैरिफ का एक मामला आ जाएगा कि जिसकी बुनियाद पे हो सकता है कि प्लस हो जाए पाकिस्तान के साथ, हो सकता है माइनस हो जाए, देखिए चीजें तमाम मामला। तो ये आपको लग रहा है कि हुकूमत अब एग्रेसिवली खेलेगी, तमाम चीजों को एग्रेसिवली डील करेगी, या ढीला ढीला काम चलता रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह खेल रहे हैं इसी तरह ही खेलते रहेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ कि बानी PTI को या इमरान खान को अडियाला जेल में बैठ के है, वो भी ये है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, आप इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी इदारा शामिल कर लें, आप इसमें हुकूमत कर लें, फ़ौज कर लें, अदलिया कर लें, कोई भी इदारा, इस वक्त पाकिस्तान को, आज भुट्टो साहब की बरसी है, और इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को एक और भुट्टो नहीं देना चाहते। यही वजह है कि उनके साथ एक कैरेट एंड स्टिक वाली चीज़ चलती है और चलती रहेगी। उनको 7-7 लाख के वो महीने के खाने भी खाते रहेंगे। इसके साथ साथ उनको जो है जिस तरह का उनको कोई, आप कहें ना, वो ख़ास तकलीफ़ देना, तकलीफ़ नहीं उनको दी जाएगी, लेकिन अगर वो ये समझ रहे हैं कि कोई रिलीफ मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह एक्सपोज हुई है कोई भी मुश्किल टाइम देने के हवाले से, अब वो डिपेंड कर रहे हैं BLA जैसी तंजीमों के ऊपर, वो BYC जैसी तंजीमों के ऊपर, और वो डिपेंड कर रहे हैं BNP मैंगल के ऊपर, वो डिपेंड कर रहे हैं अचकजई के ऊपर। सख्त बात है सर, BLA और यहाँ जो ये
दहशतगर्द तंजीमें इनके साथ तहरीक इंसाफ सर ये क्या किया सलमान अकरम राजा ने, क्या किया सर? क्या पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे पंजाब में? मुझे बताइए कि लाहौर का एक वकील उठता है लतीफ खोसा, सलमान अकरम सर मेंगल साहब के सर इस वक्त खास मतलब है, जब जाफर एक्सप्रेस अगवा हो रही हो, जब पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया जा रहा हो, जब इस वक्त एक खास मूव बनाई जा रही हो, जब पाकिस्तान की फौज पर हमले किए जा रहे हो, जब शोधा का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उनकी तजलील की जा रही हो, तो इस वक्त जो है मेरा ख्याल है एक कौमी जमात को खास तौर पर मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि वो देखें वो खुद फेल हो गए ना, वो खुद इस्लामाबाद को फतह करने में नाकाम हो गए। मैं फिर 26 और 28 नवंबर वाली कॉल की बात करूंगा, उनको भागना पड़ गया। अब उनके पास कुछ और नहीं है, अब उनके पास सिर्फ यह है कि वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथ में खेले, उनके हाथ में खेले जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं, इसके जरिए दबाव बढ़ाएं और उसके जरिए कुछ अपने लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें, और कुछ नहीं। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मुल्की तंजीमों के अलाकार बन गई है और उनका नैरेटिव बहुत करीब चला गया है BLA के या उन तमाम लोगों के, या उनकी किसी गुफ्तगू से या उनकी किसी सियासी हरकत से BLA वगैरह को सपोर्ट मिली, तो दुआ है कि आपकी बात गलत हो। माजिद निज़ामी साहब सर सिर्फ एक फिक्रा यहाँ पर कहूँगा। देखिए मेरे पर कोई वही नहीं उतरती, मुझे कोई गैब का इल्म नहीं होता। मैं तो उन बयानात पे जाऊँगा जो वो देते हैं, मैं तो उन पॉलिटिकल मूव्स पे जाऊँगा जो वो करते हैं, मैं तो उस सोशल मीडिया कैंपेन्स पे जाऊँगा जो उनके हामी करते हैं, मैं उनकी बुनियाद पे सियासी तजज़िया करूँगा। बाकी फौज क्या करती है, PTI क्या करती है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, लेकिन मैंने तो उन्हीं से तजज़िया करना है ना जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा माजिद निज़ामी साहब सर, आप समझते हैं कि हुकूमत की अब इनिंग जो है वो मुस्तहकम होगी, उसमें एक एतमाद बहाल हुआ है, हुकूमत कुछ ऐसा स्टेप लेने में कामयाब हो सकी है कि वो अपने उस दावे को तक़वियत दे सकेगी जो वो पहले करती थी कि उसने मईशत को संभाल लिया है, महंगाई को रोक दिया है, अब रिलीफ की तरफ वो जा रही है। तो ये सिलसिला रहेगा, IMF प्रोग्राम भी अब आ चुका है, 4 5 6 चीज़ें हुकूमत गिनवा रही है हमें, तो क्या सियासी तौर पर भी हुकूमत इसको कन्वर्ट कर पाएगी अपने किसी जो है वो बयानिए की सूरत में? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त कोई शक नहीं कि हुकूमत के पास कुछ ऐसे इक़दाम की फहरिस्त है कि जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सकते हैं कि अब मामलात उनके कंट्रोल में हैं। उसमें कैबिनेट एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसके बाद बिजली की कीमतों में कमी है, इसी तरह उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो ताल्लुकात हैं या सऊदी अरब के दौरे हैं, उनकी बुनियाद पे बिल्कुल ये दावा किया जा सकता है कि हुकूमत इस वक्त खासी कंफर्टेबल लग रही है। और PTI चूंकि गुज़िश्ता 1 साल में एहतजाजी सियासत में कामयाब नहीं हो सकी और दूसरी जानिब मुतहिदा अपोजिशन बनने का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, तो इस तरह की अपोजिशन या अपोजिशन के अंदर इख्तलाफात जो है वो गवर्नमेंट को सूट भी करते हैं। और इस तरह की अपोजिशन जो कि पार्लियामान में या उसके बाहर सियासी बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए लोगों को मसरूफ रखे, वो गवर्नमेंट को ज्यादा सूट करती है। तो इस सारी सिचुएशन में ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्हें सियासी फ्रंट के ऊपर फिलहाल ऐसी किसी मुश्किल का सामना नहीं है। जिस मुश्किल का उन्हें सामना है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर है, और वो मुश्किल यही है कि सेंट्रल पंजाब के अंदर PMLN पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर लो परफॉर्म कर रही है, हर इलेक्शन में उनकी सीट्स कम हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि मेगा प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर वो इलेक्शन में जाने का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इस वक्त पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, वो बयानिया नहीं है कि सबसे पहले तो उन्हें एक बयानिया का खुद जवाब देना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि वोट को इज्जत दो का नारा दफन करके उन्होंने अपना मौकफ तब्दील किया। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जो सियासत है, गली मोहल्ले में कारकुन की जो गुफ्तगू है या उसकी पार्टिसिपेशन है, वो मुस्लिम लीग नून में नजर नहीं आती। ये वो थ्रेट है कि जिसकी बुनियाद पर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को एक खतरे का सामना होगा। और इस वक्त भी उनकी ना तो कोई तंजीम एक्टिव है, उसका एक जस्टिफिकेशन ये भी हो सकती है कि जी गवर्नमेंट के अंदर जब कोई भी जमात होती है तो उस वक्त उन्हें इस चीज की खासी फिक्र नहीं होती। लेकिन हम ये गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने होम ग्राउंड के ऊपर इस तरह की खासी मुश्किलात का शिकार रही है। तो अभी मेगा प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, बिजली की कीमतें भी कम हो रही हैं,
लेकिन उसकी बुनियाद पे इस गली मोहल्ले में जिस कारकुन ने पॉलिटिक्स करनी है वो कारकुन मौजूद नहीं है, उसके पास अपने सवालों के जवाब मौजूद नहीं है। तो ये इस वक्त पीएमएलएन का ये मखमसा उनके अंदर मौजूद है। यानी कि जिसने तो कन्वर्ट करना था वो नहीं है, बड़ी एहतजाज की तवक्को है जी, कन्वर्टर नहीं है कोई, कहते आप कहेंगे जो इस एनर्जी को कन्वर्ट करे बयानिए की सूरत में या अवामी पजीराई की सूरत में। जी बिल्कुल। और वो चीज चूंकि मौजूद नहीं है तो इसलिए वो जो एक थ्रेट है वो मुस्लिम लीग नून के सर पे मौजूद रहेगा कि उनकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी और उनका मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। असदुल्ला साहब, आप क्या कहते हैं? दोनों पैनलिस्ट की राय तो ये थी कि हुकूमत इस इकदाम के नतीजे में एतमाद जो है वो हासिल कर चुकी है, और फिर जाहिर है कि उस एतमाद के नतीजे में किस तरीके से वो उसको कन्वर्ट करेगी इसके ऊपर मुख्तलिफ राय है। आप क्या समझते हैं सर, एतमाद मिला है, उस एतमाद को हुकूमत कैसे लेकर चलेगी? क्या अपोजिशन जो है वो इसके नतीजे में जो मजीद मुश्किलात का शिकार होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जो पाकिस्तान के इस वक्त इश्यूज हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं, जिसमें दहशतगर्दी भी एक बड़ा मसला है और जिसको एड्रेस नहीं किया जा पा रहा है। अगरचे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के तमाम इदारे, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किए जाएं। बलूचिस्तान में सूरत हाल आप जानते हैं ये हो गई है कि वहां पर रात को ट्रेन इजाजत नहीं दी जाती है, तो खुद हुकूमत ने फैसला किया है कि रात को सड़कों पर ट्रैफिक नहीं चलेगी, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक और ट्रेनों को रोक लिया जाता है बलूचिस्तान की हदूद से बाहर ही, कि रात भर वो ट्रैवल न कर सके। तो हुकूमत के सामने गूनगू मसाइल हैं। फिर आप ये देखिए, जिस बिजली की कीमतों में कमी का क्रेडिट लिया जा रहा है, इसको 26 रुपए से उठाकर 60 रुपए पर भी यही हुकूमत लेकर गई थी। और जो आज पूरी हुकूमत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ये है कि देखिए हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अप्रैल 2022 से पहले डिफॉल्ट का कोई जिक्र नहीं था। हुकूमत जब पीडीएम की हुकूमत बनी उसके बाद हमने डिफॉल्ट की बातें सुननी शुरू की और उसी के बाद हमने देखा कि डिफॉल्ट के खतरात का जिक्र होने लगा है। और फिर जो ग्रोथ है वो 6+ पर थी, जिसको उठाकर वो नेगेटिव पर ले आए और नेगेटिव के बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा करके भी 2% पर आई है। 6 के करीब अभी भी वो नहीं जा सकी। तो इसमें ये क्रेडिट लेना कि देखिए हमने मईशत को बहुत अच्छा कर दिया है, तो ये चीजें तो कहने की जरूरत ही नहीं होती। ये रिफ्लेक्ट करता है लोगों की जिंदगी में, क्या लोगों की जिंदगी में आसानी होती है, महंगाई में कमी वाकई हो जाती है। आप नाप कहिए कि सिंगल डिजिट पे महंगाई को ले आए हैं, यानी महंगाई की बढ़ने की शरह कम हो गई है। महंगाई है, वो जो बढ़ने की शरह थी वो कम हो गई है। तो आपको देखना तो ये पड़ेगा ना कि क्या मार्केट में भी उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है। जो चीजें जब 40% महंगाई थी उस वक्त जो चीजों की कीमतें थी, क्या आज वो कम हो गई हैं या वही कीमतें बरकरार हैं? अगर तो वही कीमतें बरकरार हैं तो उसका मतलब है कि आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर देखिए, पेट्रोल, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, उसके कम होने का हमेशा से जो असर है वो आवाम के ऊपर पड़ता है, उसका फायदा आवाम पर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन 14 रुपए के रिलीफ को आपने रोक लिया और ये कहा कि हम बिजली पर रिलीफ दे देंगे। अब आज जो बिजली पर आप 7 रुपए का रिलीफ दे रहे हैं वो दरअसल वो रिलीफ है जो आलमी मंडी में पेट्रोल एडजस्टमेंट की मद में आपको मिला है। यानी आपने फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में आपने पिछले 2-3 मरतबा से जब आलमी मंडी में कम हो रहा था आपने नहीं किया और अब आपने यकमुश्त उसको कम कर दिया है, 7 रुपए पर ले आए हैं। तो कोई ये तो सवाल करे ना कि भाई आपने 26 रुपए से उठाकर आप उसको 50-60 रुपए। साहब ये हिकमत अमली भी तो है ना, ये आपकी हिकमत अमली भी तो है ना कि आप उस चीज के अंदर कमी करें कि जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। ये तो एक बड़ी अच्छी सी हिकमत अमली है ना, क्योंकि आप 15-15 दिन में पेट्रोल की कीमतें तब्दील करें, इससे बेहतर आप एक ऐसी चीज करें कि जिससे इम्पैक्ट हो। तो हुकूमत ने यहाँ भी समझदारी नहीं की। सर देखिए, पेट्रोल पर शायद आपको और मेरी जिंदगी पर इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन डीजल की कीमतें कम ज्यादा होने से हर चीज पर फर्क पड़ता है। सब्जी की कीमत पर फर्क पड़ जाता है, फूड की कीमत पर फर्क पड़ता है, शायद खुर्दनोश जो ट्रैवल करके आती हैं, जो डीजल के जरिए आती हैं, उस पर फर्क पड़ता है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनसे आप पूछिए कि एक ही रात के अंदर जब डीजल की कीमत 10 रुपए बढ़ती है या 10 रुपए कम होती है तो उससे जो क्रश है उसकी रेट पे क्या फर्क पड़ जाता है, जो बजरी उससे मंगवानी होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है, जो आपको जो 400-500 किलोमीटर दूर से आपके पास मटेरियल आना है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो हर चीज के ऊपर पेट्रोल और डीजल का भी इम्पैक्ट आता है और वो सारिफ को ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जाहिर है IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए भी जो है वो लगाई है, ये हुकूमत की मजबूरी है। मगर ये मजबूरियां आपकी और मेरी वजह से या बाकी जो मेहमान यहाँ पर बैठे हैं उनकी वजह से तो मजबूरियां पैदा नहीं हुई। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ कि अगर मुझे अपनी इनकम का 50% जो है वो अपने बिजली के बिल की मद में देना पड़ रहा है और 300 रुपए पर 1 लीटर पेट्रोल सर पॉलिटिकल फायदा असद भाई मैं नहीं हूँ। ये हुकूमतें जो पाकिस्तान में रही है
उनकी नाकिस पॉलिसियां की जिम्मेदार है। असदुल्ला खान साहब, आज मैं करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तनख्वाह का 50% अपने बच्चे की तालीम पे खर्च करूं, लेकिन मैं 50% अपनी बिजली और एनर्जी जो प्राइसेस है उसके ऊपर खर्च कर रहा हूं। उसका जिम्मेदार तो हुकूमत है। ये ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि हुकूमत हमारे मसाइल की जिम्मेदार होती है और ज़ाहिर है कि उसका काम है ये उन मसाइल को हल करना। लेकिन आप समझते हैं कि कोई एतमाद बहाल होगा? हुकूमत बेशक पॉलिटिकल उसको जो है वो नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन कर पाएगी? एबिलिटी है? क्योंकि सवालात उठाए निज़ामी साहब ने एबिलिटी के ऊपर। देखिए, मैं आपने ये सवाल ना कि हुकूमत अपने साथ को बेहतर बनाने के लिए जो 7 रुपए की कमी को कर पाएगी, तो ये आप भी जानते हैं पाकिस्तान की सियासत को पिछले 2-3 साल से जो चीजें चल रही हैं, अगला इलेक्शन चाहे अगले साल हो चाहे 2030 में हो, देखिए अब इस वक्त जो पाकिस्तान में बहस हो रही है वो नैरेटिव की बहस हो रही है। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 2024 का भी इलेक्शन नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर इलेक्शन होना होता तो फिर तो चलिए, नून लीग भी दावा करती है कि हमने मेट्रोज दी है, हमने सड़कें बनाई है, मोटरवेज बनाई है, तो वोट तो उन्हें नहीं मिला, फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाना पड़ी। इसका मतलब ये है कि इस वक्त डायनामिक्स पाकिस्तान की सियासत के बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स ये बता रहे हैं कि इस वक्त लोग अपना हक मांग रहे हैं, अपना जमहूरी हक, अपना वोट करने का हक। जिसको वोट दिया है उसका वोट डब्बे से निकलना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि हर जमहूरी मुआशरे में ये एक बुनियादी राइट है इंसान का, और आज लोग अपना ये राइट मांग रहे हैं। गली नाली की सियासत, सड़क की सियासत, इस पर वोट आप पूछिए ना, जो लोगों ने वोट मांगा, क्या उनको जिसने अपने हल्के में बहुत काम कराए हैं उसको क्या इस बुनियाद पर वोट मिला है? या वो शख्स जिसने अपने हल्के में काम नहीं कराए वो कैंपेन किए बगैर जीत गया है? तो ये इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो नैरेटिव है उसके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, और कम से कम लगता है कि अगले इलेक्शन तक तो यही रहेगा। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पीपल्स पार्टी कैनाल के मंसूबे के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करिए। अचानक है, पीपल्स पार्टी की सियासत से मुतालिक है। क्या इसके अंदर होगा कि ऐसे मौके पे कि जब हुकूमत की अपनी राय भी कुछ तकसीम नज़र आती है, कैसे नज़र आती है तकसीम, मैं अगले जो पार्ट जब शुरू करूँगा तो उसके स्टार्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नजम अली खान साहब, माजिद निज़ामी, असदुल्ला खान साहब मेरे साथ मौजूद है। कैनाल्स की बात हो रही थी, तो मैं सवाल थ्रो करने से पहले नजम साहब आपके सामने, क्योंकि मैंने सवाल रखना है, तो सर मसला ये है कि हुकूमत खुद भी जो है वो ऐसा महसूस होता है कि वजाहत नहीं कर पा रही कि वो खुद क्या चाहती है। राना सनाउल्लाह हो, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, वो यकीन दहानी कराते हैं कि कैनाल्स ऐसे नहीं बनेगी जब तक कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं होगी, हमारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड नहीं होंगे। लेकिन मैं और कुछ वज़रा को भी सुन रहा था, वो कहते हैं कैनाल तो हम बना लेंगे चाहे आप कुछ भी कर लें। तो पीपल्स पार्टी किस मुश्किल का शिकार है? जरदारी साहब के हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं कि वो पार्टी को समझाने की शायद कोशिश करते रहे कि जी बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन पार्टी का कहना यह था कि एहतजाज हो रहा है पूरे सूबे के अंदर, हम अगर उस पर तमाशाई बनकर देखेंगे तो फिर हमारी अपनी सियासत का क्या होगा। तो नजम साहब, इस वक्त हुकूमत को कितनी मुश्किल है कैनाल्स के फैसले को मनवाने के लिए? पीपल्स पार्टी की कुर्बानी किस हद तक जा सकती है? वज़ीर आला सिंध कभी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कभी नरम ज़बान इस्तेमाल करते हैं। देखिए फासो, एक तो बुनियादी सी बात है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर सियासत होती है, और यहाँ पर डैम मुतनाज़ा होते हैं, यहाँ पर नहरें मुतनाज़ा होती हैं, यहाँ पर सड़कें मुतनाज़ा होती हैं। तो ये तो एक अनोखी सी सियासत है। लेकिन अगर हम वापस इस असूली बात से बाहर निकल कर एक अमूमी बात से, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से बाहर निकल कर देखें तो हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप बात कर लें या मुस्लिम लीग नून की बात कर लें, ये दोनों अलग अलग जमातें हैं, इनके अलग अलग नज़रियात हैं, इनके अलग अलग मफादात हैं, इनके अलग अलग होम ग्राउंड्स हैं। इनको एक आप कह सकते हैं कि हालात ने इनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, वरना ये एक दूसरे के वाकई ही नज़रियाती और हकीकी ओपोनेंट्स हैं। अपने नज़रियात के हवाले से भी जिस किस्म का लिबरलिज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, उस किस्म की चीज़ें मुस्लिम लीग नून उस हद तक उसमें फेवर नहीं करती। जिस किस्म की इकॉनमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आती है या वो जो इक़दामात करती है, उस किस्म के काम उसके दूसरी तरफ जाकर आप इसको सोशलिज़म से लेकर मार्केट इकॉनमी तक इसमें फ़र्क आता है। तो जहाँ तक बात है इन कैनाल्स के हवाले से, तो इसमें इख्तलाफ़ राय मौजूद है। लेकिन एक बात आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये दोनों जमातें अपने मसाइल का हल बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से, गुफ्तगू से निकालती हैं।
ये एक दूसरे के गले नहीं काटते, एक दूसरे को गाली नहीं देते, एक दूसरे को की टांग नहीं खींचते उस तरह जिस तरह कुछ और लोग जो हैं एक इंतहा पे चले जाते हैं। अब कैनाल्स का जो इशू है वहाँ पर इख्तलाफ किस चीज़ का है? इख्तलाफ इस चीज़ का है, वो सारी टेक्निकल बातें हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी जो है वो अलील हो गए, बीमार हो गए, वरना ईवान सदर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बैठ कर तमाम फरीक इसमें एक बेहतर जो है रास्ता निकाल सकते थे और निकाल सकते हैं। और जहाँ तक बात है आगे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की, मैं आपको एक बात बता दूँ कि वो चाहे सी पैक हो, वो चाहे गवादर हो, वो चाहे रेकोडिक हो, वो चाहे कैनाल्स हों, वो चाहे कोई भी डेवलपमेंट का भाषा डैम हो, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो आपकी तामीर और तरक्की के हवाले से, अब वो नहीं रुकेगा। उस पर इत्तफाक़ राय है और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मजमूई तौर पर इत्तफाक़ राय करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं और जिस तरह की बात की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं अप्रिशिएट करूँगा, यहाँ पर लाहौर में बैठ के, पंजाब में बैठ कर अप्रिशिएट करूँगा कि वो जब बात होती है पाकिस्तान की तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नारा लगता है, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाती हैं, सख्त रिएक्शन के बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब से आप जितना मर्जी उनकी सियासत से इख्तलाफ कर रहे हैं, आपको उनको सल्यूट करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं। वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान पर एटम बम फेंक दिया जाए, वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान की बाहर से ग्रांट जो है बेल आउट पैकेजेस बंद कर दिए जाएँ, वो ये नहीं कहते कि जो है दुश्मन के साथ मिलकर हम अमरीकी वाने नुमाइंदगान में उनका कहीं ज़्यादा असर अमरीकी जो इंतजामिया उसमें मौजूद है, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाई जाएँ। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ, मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि ये मसला पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हल होगा। पंजाब इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरे सूबे का पानी इस्तेमाल नहीं करेगा, खासतौर पे सिंध का। और पंजाब जो है इसके आगे जब डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, मैं आखिरी फिक्रा इस पर यह कह देता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि चोलिस्तान की डेवलपमेंट, अगर आप ये समझते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, अगर आप ये समझते हैं कि ज़राअत की तरक्की का कोई भी मंसूबा वो रुक जाएगा, तो वो नहीं रुकेगा सर। हम मिलजुल कर आपस में चलेंगे, हम भाई हैं, हम आपस में अपने नुकसानात को, अपनी कमी को शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये मेरा पूरा यकीन है। ठीक है निज़ामी साहब, आप क्या कहते हैं सर, ये क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मजीद जो है वो दूरियां बढ़ेंगी? बिलावल साहब का स्टांस कामयाब होगा, जरदारी साहब जो है वो अगर मुख्तलिफ राय रखते हैं तो वो कामयाब होगा? क्या फ्यूचर दिख रहा है कैनाल्स प्रोजेक्ट का आपको? जी बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो क्रॉस फायर का निशाना बनती नजर आती है। कई ऐसे मौज़ूआत हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनका मुस्लिम लीग नून से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें अपने गले में पड़े वो ढोल बजाने पड़ रहे हैं। वो इसी वजह से है कि जब आप इंतकाल इक़्तिदार की बजाय शराकत इक़्तिदार में आते हैं तो फिर इस तरह के काम आपको करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे जब मरीम नवाज बलोच लापता अफराद के कैंप में बैठती थी और वहां पे आंसू भी बहाती थी और कहती थी कि लापता अफराद जो जिम्मेदार हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उसके बाद फिर वो एकदम खामोश हो जाती हैं। इसी तरह कैनाल्स के मामले पे भी मसला ये है कि पंजाब के राइट्स की बात करने वाला है ही कोई नहीं और मुस्लिम लीग नून उसमें स्टेक होल्डर ही नहीं है। हालत ये है कि जो हमारे पंजाब के वज़ीर आबपाशी हैं वो जब जाते हैं उन जमीनों का दौरा करने तो उनके यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का बैज लगा होता है। तो इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून से हम क्या तवक्को रखें कि वो वाटर राइट्स के बारे में, कैनाल्स के बारे में उनकी क्या थेरी होगी, उनका क्या हिकमत अमली होगी, उनके पास जो भी टास्क हैं, जो भी उनके पास हदायत हैं उसके अकॉर्डिंगली वो बस उसके ऊपर अमल दरामद की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से कैनाल्स के मसले के अंदर देखिए पानी का मसला इसलिए सेंसिटिव है कि इसके लिए एक पायदार पॉलिसी चाहिए। इसके अंदर जज्बाती फैसले जो हैं वो नुकसान देंगे। हमारे सामने बलोचिस्तान की मिसाल है कि एक जमाने में बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वहां पे अनाउंस हुआ कि ये तमाम ट्यूबवेल जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो जाए। अब उसका नुकसान ये हुआ कि वहां पे पानी की पहले कमी थी, उसके बाद जब मुफ्त बिजली मिली और सोलर्स मिले तो पानी लोगों ने मजीद इस्तेमाल किया, वो पानी की सतह मजीद नीचे हो गई। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, पानी की तादाद के हवाले से ही सूबों को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि पंजाब में चूंकि मुस्लिम लीग नून स्टेक होल्डर है ही नहीं, वो सारा पानी पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल ही नहीं करना। तो वो जिन फॉर्म्स के ऊपर होगा या जहां भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो और पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके अंदर को रोल प्ले कर ही नहीं सकती।
बिल्कुल ठीक है। असद साहब आप क्या कहते हैं सर, क्या इसका एंड होना है कैनाज वाली स्टोरी का? पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी, नून लीग खामोश बैठी रहेगी, या जो है वो कैनाल्स बनेगी नहीं? देखिए इस इशू पर जैसे कि अभी उम्मीद जाहिर की गई कि मसला हल हो जाएगा, मगर इस इशू को हल करने के लिए और बातचीत से इस पर डायलॉग करने के लिए, बातचीत से मसले को हल करने के लिए इसका जो सबसे बेहतरीन फोरम है वो ना प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ना वो ईमान सदर, वो CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। आज तक क्या नून लीग बता सकती है कि उसने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास क्यों नहीं बुलाया? पीपल्स पार्टी बार बार जीत रही है, हर 3 महीने में इसका इजलास होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा वक्त इस हुकूमत को बने गुजर गया, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया नहीं जा रहा। क्या अमल माने हैं इस इजलास को बुलाने में? क्यों आखिर इस पर खैर हासिल गुफ्तगू नहीं की जा रही? क्यों आखिर इस पर बहस नहीं हो रही? और देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो 22 जुलाई 2024 के एक ईवान सदर की तरफ से आने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक तो उन्होंने इन कैनाल्स पर अपनी हिमायत का ऐलान किया था, बल्कि ख्वाहिश का इजहार किया था कि जल्द अज जल्द ये कैनाल्स मुकम्मल होनी चाहिए, इससे वहां के अवाम को बड़ा फायदा होगा, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुफीद होगी। ईवान सदर ने बहुत तफसील से इस पर बात की थी। अब वजाहत की जा रही है, जब अवाम का प्रेशर आया, जब वहां से जो सिंधी थे उन्होंने एहतजाज शुरू किया और पीपल्स पार्टी को लगा कि हमारे वोट बैंक पर फर्क पड़ सकता है, तो उन्होंने इस पर देर से जागते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। आज ईवान सदर से आने वाली उस 22 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज के बारे में भी कहा जा रहा है नहीं जी नहीं, वो अप्रूवल नहीं थी, वो तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किए गए थे। भाई वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किए गए थे, ईवान सदर की वेबसाइट से देख लीजिए, उसमें भी तो आसिफ जरदारी साहब के बयानात ही को कोट किया गया था कि सदर आसिफ जरदारी साहब ने फरमाया है कि इन कैनाल्स की जरूरत है, जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। लेकिन चलिए इसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी देर से भी ये समझती है कि ये कैनाल्स इस तरह से नहीं बन सकती या नुकसान में है, तो इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए और बैठकर बातचीत होनी चाहिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इन इश्यूज पर इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि शायद इन इश्यूज पर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने या कोई हतमी राय देने का उनके पास इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल वो समझते हैं कि ये मसला जहां से पैदा हुआ है वही डील करेंगे, जहां से चीजें आई है वही डील करेंगे। अब जरदारी साहब से आप पूछ लीजिए या पीपल्स पार्टी से पूछ लें, पीपल्स पार्टी से आप ये सवाल करते हैं कि जनाब अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या होगा? सवाल करने वाले के जहन में होता है कि शायद पीपल्स पार्टी ये कहे कि फिर हम अपनी हुकूमत को अपनी हिमायत खत्म कर देंगे, लेकिन एक मरतबा भी बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि हम इस हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, सर इसके इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध कह चुके हैं सर, बल्कि वो समझते हैं कि नहीं हम इस हुकूमत के साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि उनकी सियासत का इजाफा। और आपने देखा आखिरी बात पे शायद आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आखिरी बात ये हनीफ अब्बासी साहब ने कहा था कि जनाब हमें पता है ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, ना ये कहीं कल छोड़ के जाएंगे ना ये परसों छोड़ के जाएंगे, क्योंकि फिर इनकी 2 सूबों की हुकूमतें भी जाएंगी, इनके आईनी ओहदे भी जाएंगे, तो सब जो मुफादात के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हम ये इस बहस को करते रहेंगे। ठीक हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गुफ्तगू करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां बहुत सारी बातें की, अफगानियों के वतन वापस जाने के ऊपर बात की और भी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की, अमन अमान के हवाले से अपनी कुर्बानियों का तस्करा किया। वहाँ उन्होंने एक जुमला और भी कहा कि मैं इस्लामाबाद की तरफ दोबारा भी आ सकता हूँ। तो ईद के बाद तहरीक चलाने की बात भी हो रही थी, तो क्या गंडापुर साहब दोबारा किसी लश्कर के साथ आएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं गंडापुर साहब का भी एतमाद कुछ बहाल सा लग रहा है उस मुलाकात के बाद के, जिसमें कहा जा रहा है कि बैरिस्टर साहब भी उनके साथ थे और बहुत सारी बातें खान साहब ने उनको एतमाद में लेके उनके एतमाद के मुताबिक की। नजम साहब सर क्विकली हमने कंक्लूड करना है चूँकि इस पार्ट को थोड़ा सा स्पीड में, तो कोई तहरीक कोई इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी नज़र आ रही है आपको गंडापुर साहब या तहरीक इंसाफ की तरफ से? अभी भी गुजर गई है सर, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर भड़के नहीं लगाएगी तो अपने लोगों का हौसला कैसे बरकरार रखेगी जो इस वक्त बुरी तरह मायूस हैं, हर तरह से मायूस हैं, ना उनका एहतजाज कामयाब होता है। और गंडापुर कोई पहली दफ़ा तो नहीं ये भड़क लगा रहे कि वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, वो पहले भी आए हैं, अपने कारकुनों को मरवा के गए हैं, उनको फेंटी पड़वा के गए हैं। बल्कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी अभी चंद रोज़ पहले तक वो ये थी कि 4-5 महीने गुजरने के बावजूद उनके कोई 80-85 कारकुन तो अभी तक वो 24-26 नवंबर वाले हरकत के बाद भी अभी तक अंदर हैं, बंद हैं, उनको तो वो बाहर नहीं ला रहे।
तो कब तक मारे पड़वाएंगे अपने कारकुनों को, कब तक उनके ऊपर इस किस्म की और सरकारी मुलाजमीन को लाते रहेंगे? ये कोई ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, आके देख लें फिर भाग निकलेंगे। अब तो हुकूमत का हाथ भी खुल गया हुआ है, मोहसिन नकवी साहब को भी प्रैक्टिस हो गई है, अता तारड़ साहब को भी पता चल गया है कि इनका मुकाबला, इनको एक्सपोज किस तरह करना है। फिर भागेंगे, फिर जलील होंगे, ख्वार होंगे, जलील शर्मिंदा होंगे। आराम से बैठ के अपना सूबा चलाएं और ये बात करें, अफगानियों के हवाले से ये बात करें। खारजा पॉलिसी बनाना इनका काम है, इनके पास इस चीज़ का इख्तियार है नहीं है इनके पास, ये किसी सूबे को नहीं मिलेगा। और पॉलिसी वही चलेगी जो दुनिया भर में चलती है। अफगानियों को वापस जाना पड़ेगा और वो तमाम ममालिक जो वीज़ा एक दिन ऊपर होने के ऊपर जेल में डाल देते हैं, वापस भेज देते हैं, वो हमें ये कहें, उनकी ज़ुबान बोलें कि हम अफगानियों को रखें। भाई हमने 40 साल रख लिया, अब नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते। अमन मान के मसले हैं, ज़िंदगी अहम है, तो ये अहम ही बस बढ़ के मार रहे हैं, शुगल में है, लगे रहने दें। ठीक है नजम साहब, ठीक है नजम साहब। माजिद साहब, आपको क्या लगता है सर, कोई एतमाद बहाल हो गया है अली अमीन गंडापुर साहब का भी, जैसे हुकूमत है, वफाकी हुकूमत का भी हुआ है? मुझे लगता है जी कि अभी फिलहाल तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत का रुख नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी जिन मकासद के तहत उन्होंने ये काम करने की कोशिश की थी उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। और इस वक्त कारकुन का एतमाद और हौसला भी उस लेवल का नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जाए कि अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती है तो वो कामयाब होगी। तो इसलिए अभी तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक, पार्लियामान के अंदर बाहर एहतजाजी तकारीर तक ही महदूद रहेगी। ठीक हो गया। खान साहब, असदुल्ला खान साहब, आप क्या कहते हैं सर, क्या तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने लगी है, गंडापुर साहब की आदत करेंगे, उसकी क्या होगा सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी तक इस तरह का कोई प्लान है कि वो तहरीक चला रहे हैं। वो इस पोजीशन में भी शायद नहीं है, उनकी पॉलिसी बहुत बिखरी हुई है, कोई तरतीब अभी वो अपने ख्यालात को नहीं दे पा रहे हैं। कई चीजें जो है वो उनकी पार्टी के अंदर वो इख्तिलाफ का भी शिकार है। कई अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है उसमें कुछ और मनसूबा उनको पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आने का ऑप्शन किसी के जहन में शायद मौजूद ही नहीं है। जुनैद अकबर साहब अगरचे कभी कभी ये बात करते हैं लेकिन अमली तौर पर ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अफगानों के हवाले से पॉलिसी पर बात की है उस पर उनकी एक पॉलिसी बड़ी उनके पास एक बड़ी ठोस राय मौजूद है। यानी जो वो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन उस पर वो पूरी ईमान के हद तक वो समझते हैं कि वो यही पॉलिसी होनी चाहिए। और देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मिलाए बगैर आप एक ऐसी पॉलिसी बना दें, और फिर पॉलिसी बनाता भी कौन है हमें कोई मालूम नहीं है। कभी अफगानों को बसाना पॉलिसी है, कभी उन्हें बाहर निकालना पॉलिसी है। कभी तालिबान अच्छे हैं, कभी तालिबान बुरे हैं, कभी तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, कभी हम सॉफ्ट बन जाते हैं, कभी हम हार्ड बन जाते हैं। तो पॉलिसी है क्या, इस पर जो है वो पीछे को ऑनबोर्ड जरूर लाना चाहिए। और एक चीज उन्होंने मांगी है, अली अमीन गंडापुर साहब ने आखिरी बात वो मांगा है, उन्हें एनएफसी बोर्ड, वो कह रहे हैं वोट कीजिए, ना आप सीसीए का इजलास बुला रहे हैं, ना आप एनएफसी बोर्ड के लिए वो मीटिंग बुला रहे हैं। तो जो उनके जायज हुकूक हैं एक सूबे के, जो उनके आवाम के लिए है, कम से कम वो तो मान ही देने से।